नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में अध्ययन कर रहे थे कार्बनिक जो यौगिक होते हैं उनके रासायनिक गुणधर्मों के बारे में, तो हम लोगों ने जो देखा था वहाँ पे एक बार रिवाइज करते हैं, देखिएगा। तो हम लोगों ने देखा था कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म में योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, और कौन सा था, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन, और क्या था, दहन। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण। ठीक है, तो हमने यह देख लिया था। तो योगात्मक का सीधा सा मतलब था कि बिना का किसी जब कोई कार्बनिक यौगिक बिना किसी परमाणु को त्यागे अन्य परमाणुओं को ग्रहण कर लेता है तो उसे योगात्मक कहते हैं, और जब किसी परमाणु या परमाणुओं का त्याग करके अन्य परमाणुओं को ग्रहण करता है तो उसे प्रतिस्थापन कहते हैं। और कार्बनिक यौगिकों को जलाने पर CO2 गैस निकलती है और जलवाष्प निकलता है, और उष्मा और क्या, उष्मा व प्रकाश उत्पन्न होते हैं, उष्मा व प्रकाश उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण, कार्बनिक यौगिकों का जो ऑक्सीकरण होता है वह क्षारीय KMnO4 या अम्लीय K2Cr2O7 की उपस्थिति में होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें सामान्यतः जो एल्कोहल होता है उससे एल्डिहाइड बनता है। एल्कोहल से क्या बनता है, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से क्या बनता है, ओइक अम्ल बनता है। ठीक है, तो यह हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। तो आज हमें शुरू करना है, जैसा कि हेडिंग में आपके लिखा है, कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक, कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक जैसे कि एथेनॉल और एथेनोइक एसिड। ठीक है, एथेनॉल पढ़ना है और एथेनोइक एसिड पढ़ना है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। तो पहले कार्बनिक यौगिक की यहाँ पे दोनों का नाम लिख देते हैं, कौन कौन सा पढ़ना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे एक नाम आपको मिल जाएगा एथेनॉल, या आप इसे कह सकते हैं एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। ठीक है, और दूसरा नाम मिल जाएगा आपको यहां पे एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ठीक है, एथेनॉल को एथिल एल्कोहल को एथेनॉल भी बोलते हैं। ठीक है, और एसिटिक अम्ल को क्या बोलते हैं, तो एथेनोइक एसिड बोलते हैं, एथेनोइक एसिड। तो इनमें से एक एक के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। क्या क्या पढ़ना होगा हमें, आइए जान लेते हैं। तो इन दोनों के बारे में तो हमें क्या क्या पढ़ना होगा। सबसे पहले हमें जानना होगा इनका निर्माण कैसे होता है। ठीक है, दूसरा जानना होगा भौतिक गुणधर्म क्या है। इसके बाद जानना होगा रासायनिक गुणधर्म क्या है, और आखिरी में जानना होगा इनका उपयोग कहां कहां किया जा सकता है। ठीक है, तो इनके बारे में जानकारी हमें हासिल करनी है। परीक्षाओं में एक आध क्वेश्चन यहाँ से एथिल अल्कोहल के बारे में या पूरा है तो पूछ सकता है, तो एसिटिक अम्ल के बारे में है चारों के चारों पूछ सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, तो सबसे पहले हेडिंग है आपकी यहाँ पे एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। तो सबसे पहले इसके बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो इसे एक दूसरा नाम क्या देंगे, एथेनॉल। ठीक है, पहले सामान्य जानकारी के रूप में हम यहां पे लिख देते हैं कि इसका जो अणुसूत्र होता है वह क्या होता है। इसका अणुसूत्र क्या होता है, तो आपको अणुसूत्र पता होगा, C2H5OH होता है, या इसी को इस तरह से भी लिखा जाता है CH3CH2OH। ठीक है, यह भी लिख सकते हैं। इसके बाद अब इसका अणुभार निकाल सकते हैं। इसका अणुभार क्या होता है, तो अणुभार आप बताइए। यहाँ पे कार्बन का 12 होता है तो 12 दूनी हो जाएगा 24, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 6 हाइड्रोजन है तो 6 एक कम 6 हो जाएगा। ऑक्सीजन का भार 16 होता है तो यहाँ पे लिख दीजिए 16। ठीक है, तो यहाँ जोड़ेंगे 24 6 30 और 30 16 46, तो अणुभार इसका हो जाएगा 46। ठीक है, 46, यहाँ पे U लगा दीजिएगा। और इसका संरचना सूत्र भी बना सकते हैं, संरचना सूत्र बना सकते हैं। संरचना सूत्र क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इससे संरचना सूत्र बना लीजिए। तो पहले हाइड्रोजन के साथ, पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, फिर दूसरे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है और 1 OH है, तो यह रहा इसका संरचना सूत्र। ठीक है, तो यह सामान्य जानकारी एथिल अल्कोहल के बारे में है।
और एक आध जानकारी और भी हासिल करना है आपको, जैसे यह शराब का मुख्य घटक होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, स्पिरिट ऑफ वाइन कहा जाता है। तो स्पिरिट ऑफ वाइन कोई पूछे तो किसे कहते हैं, तो एथिल अल्कोहल को ही स्पिरिट ऑफ वाइन कहते हैं। दूसरी बात, इसका एक और नाम है अन्न अल्कोहल, क्योंकि यह स्टार्च युक्त अनाजों से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसका नाम अन्न अल्कोहल भी कहा जाता, अन्य नहीं, अन्न अल्कोहल, ठीक है, अन्न अल्कोहल भी कहा जाता है। तो स्टार्च युक्त इसे अनाजों से प्राप्त किया जाता है, इसलिए अन्न अल्कोहल भी कहते हैं। शराब का मुख्य घटक होने के कारण इसे स्पिरिट ऑफ वाइन कहते हैं, ठीक है। तो यह है सामान्य जानकारी इसके बारे में। तो एक चीज और जान सकते हैं यहां पे, एथिल अल्कोहल में, एथिल अल्कोहल का पीने के रूप में बहुत दुरुपयोग होता है, तो इसे रोकने के लिए इसमें मेथिल अल्कोहल मिला दिया जाता है। मेथिल अल्कोहल मिला दिया जाता है, ठीक है। क्या मिला दिया जाता है, मेथिल अल्कोहल मिला दिया जाता है, जिससे यह एक विषैला पदार्थ बन जाता है, और जो यह विषैला पदार्थ प्राप्त होता है इसे कहते हैं मेथिलीकृत स्पिरिट। मैथिली नहीं है, मेथिलीकृत क्या है, स्पिरिट बोलते हैं, ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो एथिल अल्कोहल के पीने के रूप में दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें मेथिल अल्कोहल मिला दिया जाता है। तो जो स्पिरिट अब जो हमें पदार्थ प्राप्त होगा, जो तरल प्राप्त होगा, उसे कहेंगे मेथिलीकृत स्पिरिट कहेंगे। और जो यह प्रक्रिया की जाती है गड़बड़ करने की, इसे विषैला बनाने की जो प्रक्रिया होती है, एथिल अल्कोहल को विषैला कैसे बनाते हैं, मेथिल अल्कोहल मिलाकर, और जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, मेथिलीकृत स्पिरिट बोलते हैं। और यह जो मिलाने की प्रक्रिया कहलाती है इसे कहते हैं विकृतीकरण। क्या कहते हैं, विकृतीकरण कहते हैं, ठीक है। तो फिर से सुन लीजिए जो सामान्य जानकारी है एक बार फिर से। तो एथिल अल्कोहल का दूसरा नाम क्या है, आईयूपीएसी नाम क्या है, एथेनॉल है। इसका अणुसूत्र क्या है, C2H5OH है, और अणुभार क्या है, 46 है, और संरचना सूत्र यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। अब इसे देखिए, एथेनॉल को ही स्पिरिट ऑफ वाइन कहते हैं, क्योंकि यह शराब का मुख्य घटक होता है, और यह अनाजों से, जो स्टार्च युक्त अनाज होते हैं उनसे प्राप्त किया जाता है, इसलिए अन्न अल्कोहल भी कहा जाता है, ठीक है। और एथिल अल्कोहल का पीने के रूप में बहुत ज्यादा दुरुपयोग होता है, तो इसलिए उसे पीने के रूप में दुरुपयोग को रोकने के लिए एथिल अल्कोहल में मेथिल अल्कोहल मिलाकर इसे विषैला बना दिया जाता है। तो जो प्राप्त होता है उसे मेथिलीकृत स्पिरिट कहते हैं, और इस प्रकार यह जो प्रक्रिया कहलाती है विकृतीकरण कहलाती है, विकृतीकरण कहलाती है, ठीक है। यहां पे ता पे बड़ी की मात्रा लगा लीजिएगा, विकृतीकरण कहलाती है यह प्रक्रिया, ठीक है। तो यहां पे देख सकते हैं। अब हमें इसके निर्माण की बात करनी है, तो मैं यहां पे यह वाला भाग हटा देता हूं। तो देखिएगा, अब बात करते हैं निर्माण की। तो इसका निर्माण जो होता है ग्लूकोज जो होता है उसके किण्वन द्वारा किया जाता है। गन्ने के रस से जो शर्करा जो प्राप्त होती है, उसके जो उससे प्राप्त होगा सीरा, उससे प्राप्त होगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो उसमें जो ग्लूकोज होगा तो उसका कराएंगे किण्वन। क्या कराएंगे, किण्वन। तो यहां पे आप सीधे एक लाइन में लिख सकते हैं निर्माण कैसे होता है, ग्लूकोज के किण्वन से, ग्लूकोज के किण्वन से क्या प्राप्त होता है, एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है, एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है, एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक है। तो जो गन्ने का रस होगा उसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज होंगे, तो ग्लूकोज या फ्रक्टोज में से आप ग्लूकोज का क्या करा लेंगे, किण्वन करा लेंगे, ठीक है। किण्वन का मतलब होता है सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में अपघटन की क्रिया जो होती है उसे किण्वन कहते हैं, ठीक है। तो किण्वन करा लेंगे। तो जैसे आप जो एक तरह से आपने देखा होगा जलेबी बनाने से पहले उसको सड़ाया जाता है एक दिन पहले, उसमें कुछ पदार्थ डालकर, तो वह जो सड़ता है उस समय उसमें कौन सी क्रिया हो रही होती है, किण्वन हो रही होती है, फर्मेंटेशन हो रहा होता है। तो ग्लूकोज के किण्वन से एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। अब ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, अणुसूत्र क्या होता है, C6H12O6, ठीक। अब इसका क्या कराना है, किण्वन कराना है। तो यहां पे करा दीजिए किण्वन, और किण्वन के समय यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी, देखिएगा। तो एक बनेगा एथिल अल्कोहल, ठीक है, और बन जाएगा CO2। अगर संतुलित करना है तो देख लीजिए, संतुलित करने में यहां पे लगा सकते हैं आप
यहाँ पे 2 है, कार्बन 2 है और यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो यहाँ 2 लगा लीजिए, यहाँ 2 लगा लीजिए, कार्बन 6 हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन कितने हो गए, 5 दूनी 10, 10 2 12। अब 12 यहाँ पे, तो 12 यहाँ पे भी है, ठीक है। और हाँ ऑक्सीजन 6 है यहाँ पे, तो 2 यहाँ हो गया, 4 यहाँ हो गया, 6 हो गया। तो यह बन गया एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल, या फिर क्या कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं एथेनॉल, ठीक है। तो यह हमारा एथेनॉल का निर्माण हो गया। तो निर्माण में क्या लिखेंगे, तो निर्माण में ग्लूकोज की किण्वन से एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। तो यह अभिक्रिया दर्शा देंगे नीचे, ठीक है। अब इसके बारे में, इसके यह तो निर्माण हो गया, भौतिक गुणधर्मों की भी बात कर लेते हैं। तो यहीं पे बात कर लेते हैं। तो हम बात कर लें C2H5OH के भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म यानी एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म। तो पहला गुणधर्म एक तरह से जानिए, यह पहली बात तो ज्वलनशील द्रव है या ज्वलनशील पदार्थ लिख सकते हैं। ज्वलनशील होता है व रंगहीन होता है, ज्वलनशील व रंगहीन होता है। तो एक लाइन में समाहित कर देते हैं, ज्वलनशील और क्या होता है, रंगहीन होता है। दूसरा आप लिख सकते हैं यह उद्दीपक का कार्य करता है, उद्दीपक का कार्य करता है। उद्दीपक का मतलब उत्तेजित करने का काम करता है। शराब पीने के बाद जब होता है व्यक्ति क्या हो जाता है, उद्दीप्त तो हो जाता है, ठीक है। उसका जो मस्तिष्क है वो उसके मतलब कि तंत्रिका तंत्र में जो होता है वह जो कनेक्शन होते हैं धीरे धीरे क्या होते हैं, टूटते नजर आते हैं, ठीक है। तो उद्दीपक का कार्य करता है, यानी तंत्रिका तंत्र समन्वित नहीं रह पाता है, तो यह एक तरह से उद्दीपक का कार्य करता है। और ज्वलनशील होता है, रंगहीन होता है, उद्दीपक का कार्य करता है। और यह कैसा होता है, उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन होता है। तो यहाँ पे आप इसके भौतिक गुणधर्मों के बारे में देख सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए एथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे होता है। तो आपने यहाँ पे देख लिया, ग्लूकोज की किण्वन से एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है, आपने यह क्रिया दिखा दी। और इसके बाद इसके भौतिक गुणधर्मों की बात की जाए तो ज्वलनशील होता है, रंगहीन होता है, उद्दीपक का कार्य करता है, उदासीन भी होता है, ठीक है। तो पहले आप इसको उतार लीजिए, फिर हम रासायनिक गुणधर्मों की बात करते हैं। तो अब आइए बात करते हैं रासायनिक गुणधर्मों के बारे में, ठीक है। तो एथिल अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में, तो 2 रासायनिक गुणधर्म जानने हैं तो जान लीजिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और जोड़ सकते हैं भौतिक गुणधर्म में कि इसका जो स्वाद होता है, स्वाद होता है, मीठा तो नहीं होता है, तीक्ष्ण बोल सकते हैं, तीक्ष्ण होता है। स्वाद कैसा होता है, तीक्ष्ण होता है, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग आगे एथिल अल्कोहल के किसके बारे में, रासायनिक गुणधर्म के बारे में। तो सबसे पहले एक क्षार धातुओं से क्रिया कराएंगे। तो सोडियम पोटेशियम जैसी धातुएं क्या कहलाती हैं, क्षार धातुएं कहलाती हैं, ठीक है। तो क्षार धातुओं से क्रिया, तो लिखेंगे एथिल अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म। तो हम C2H5OH डायरेक्ट लिख देते हैं। C2H5OH के रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। तो देखिए मुख्यतः 2 रासायनिक गुणधर्म आपको देखने हैं। तो पहला हो जाएगा क्षार धातुओं से क्रिया। तो क्षार धातुओं से क्रिया को समझिए। तो C2H5OH जब क्षार धातुओं से क्रिया करता है, यानी सोडियम से मान लीजिए करा लीजिए, तो यह क्या होता है, तो यहां से यह H को हटाएगा और खुद आ जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा C2H5ONA, यानी इसे कहते हैं सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड यानी कि धातु एथॉक्साइड बन गया। तो इसे हम कह सकते हैं धातु एथॉक्साइड। तो यह बन गया धातु एथॉक्साइड, ठीक है। अब इसके बाद बात करें, अगर हम बात करें तो कौन सी, यहां से जब हाइड्रोजन हटा होगा तो यह हाइड्रोजन गैस बन गया। तो यहां पे हाइड्रोजन गैस बन जाती है और क्या बन जाता है, धातु एथॉक्साइड बन जाता है। दूसरी क्रिया कौन सी पढ़नी है वह देख लीजिए। तो दूसरी जो क्रिया है वह इसी की एथिल अल्कोहल, लेकिन आप लिखेंगे इस तरह से CH3CH2OH की सांद्र H2SO4 से क्रिया, सांद्र H2SO4 से क्रिया कराइए। तो यह H2 और यहां पे O निकाल के बना दीजिए H2O, बना दीजिए H2O, और यह बन गया फिर CH3। और क्या बन गया, यहां पे आप सीधे भी निकाल सकते थे, यहां पे H2O सीधे भी निकाल सकते थे। तो देखिए यहां पे क्या बन गया, तो यहां पे CH3 और CH2 और क्या बन गया, H और H बन गया और SO4, HSO4,
यह बन गया। ठीक है, आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए यह 6 मत लिखिएगा, यहां पे लिख सकते हैं C2H5SO4। ठीक है, इसे कहते हैं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, तो यह रहा एथिल, यह रहा हाइड्रोजन, यह रहा सल्फेट। तो आप इसको यह मत करिएगा कि C2H6SO4, C2H6SO4 नहीं बोलना है, इसको अलग अलग ही बोलना है, C2H5HSO4 बोलना है, तो यह कहलाएगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। तो एथिल अल्कोहल की क्रिया जब सांद्र H2SO4 से कराई जाती है, किससे करानी है, सांद्र H2SO4 से कराई जाएगी, तो क्या बनेगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है और साथ में जल बनता है। ठीक है, तो अब देखिए इन क्रियाओं को हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहला रासायनिक गुणधर्म लिखेंगे क्या, क्षार धातुओं से क्रिया। क्षार धातुओं से क्रिया तो करा दीजिए। तो आप लिख लेंगे क्षार धातुओं से क्रिया कराने पर C2H5OH की क्रिया क्षार धातुओं से कराने पर, क्षार धातुओं से कराने पर किसका निर्माण होता है, धातु एथॉक्साइड। अभी लिखे थे, अभी बताया गया था, धातु एथॉक्साइड का निर्माण होता है, धातु एथॉक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, देखिए तो एग्जाम्पल में अभी मैंने एक लिखा भी था, तो C2H5OH लिख लीजिएगा और इसके साथ किसकी क्रिया करानी, क्षार धातु, तो Na ले लीजिए, सोडियम, तो अभी बन जाएगा C2H5ONa, C2H5ONa, सोडियम एथॉक्साइड इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सोडियम एथॉक्साइड, और यहां क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यह हो गया पहला रासायनिक गुणधर्म। दूसरा रासायनिक गुणधर्म देखते हैं, तो लिखेंगे सांद्र H2SO4 से क्रिया, सांद्र H2SO4 से क्रिया। ठीक है, तो देखिए, तो लिखेंगे C2H5OH की क्रिया सांद्र H2SO4 से कराने पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। क्या बनता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, तो यहां पे एग्जाम्पल क्या, इसका मतलब रासायनिक अपक्रिया देख लीजिए, केवल रासायनिक अपक्रिया इसकी क्या हो जाएगी, तो यहां पे ये एक ही अपक्रिया है H2SO4 से, तो एग्जाम्पल नहीं, यह इसी जो आप रासायनिक गुणधर्म लिख रहे हैं, इसी का रासायनिक जो समीकरण है यहां नीचे है, तो C2H5OH, या फिर लिख सकते हैं CH3CH2OH। इसकी क्रिया करानी है आपको, देख लीजिएगा, C2H5OH प्लस किसकी क्रिया करानी है, सांद्र H2SO4 से। ठीक है, सांद्र H2SO4 से आप यहां से बना लीजिए क्या, यहां से बना लीजिए जल, तो यह बन गया H2O, और जो बचा हुआ उसे लिख लीजिए C2H5H, C2H5HSO4, इसे कहेंगे क्या, सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम नहीं, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। तो एक बार फिर से देख लीजिए, तो क्षार धातुओं से पहले क्रिया कराई गई है, तो क्या बना है, यह बना है सोडियम एथॉक्साइड, यानी धातु एथॉक्साइड बनता है। ठीक है, सोडियम से क्रिया कराए हैं तो सोडियम एथॉक्साइड बना है, अगर पोटेशियम से कराते तो पोटेशियम एथॉक्साइड बनता। ठीक है, आगे लिखा है सांद्र H2SO4 से क्रिया, तो सांद्र H2SO4 से क्रिया कराएंगे तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। तो यह दोनों रासायनिक अपक्रियाएं नोट कर लीजिए, यही दोनों रासायनिक अपक्रियाएं इसमें जानना था। ठीक है, नोट करिए, तो इसे आपने नोट कर लिया होगा। आइए बात करते हैं अब इसके उपयोग की। तो ठीक है, देखिए
एथिल अल्कोहल के उपयोग। तो अब अगली हेडिंग है, तो एथिल अल्कोहल के ही अंतर्गत है, तो एथिल अल्कोहल के उपयोग। ठीक है, तो सबसे पहला उपयोग हमने बता दिया था कि मेथिलीकृत स्पिरिट, जो शुरू में ही बता दिया गया था, मेथिलीकृत स्पिरिट बनाने में। ठीक है, तो मेथिलीकृत स्पिरिट बनाने में। ठीक है, अगला उपयोग लिख लीजिए, इसका उपयोग क्लोरोफॉर्म बनाने में भी किया जाता है, क्लोरोफॉर्म बनाने में किया जाता है। और तीसरा उपयोग तो आप जानते हैं, शराब निर्माण में, शराब निर्माण में। और कहां किया जाता है? सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं बनाने में, ब्यूटी पार्लर वाला सामान बनाने में, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं बनाने में। ठीक है, अगला उपयोग लिख सकते हैं, देखिए आजकल इसका बड़ा प्रयोग हो रहा है ईंधन के रूप में, तो जहाजों। ठीक है, तो लिखेंगे जहाजों या वायुयानों लिख लीजिए, वायुयानों आदि में ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में। ठीक है, तो यहां पे एथिल अल्कोहल के ये उपयोग रहे, मेथिलीकृत स्पिरिट बनाने में, क्लोरोफॉर्म बनाने में, शराब निर्माण में, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं बनाने में, वायुयान आदि में ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो यह आप उतारेंगे, तो इसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे एस्टिक अम्ल की ओर। तो यह पहले कंप्लीट कर लीजिए, तो फिर बढ़ते हैं एस्टिक अम्ल पर। तो भाई बात करते हैं आगे एस्टिक अम्ल के बारे में। तो ठीक है, पौष्टिक अम्ल नहीं, एस्टिक अम्ल है। ठीक, देखिए, तो एस्टिक अम्ल, जिसे आप दूसरा नाम क्या देंगे? एस्टिक अम्ल को एथेनोइक एसिड, आईपीएससी नाम क्या है उसका? एथेनोइक एसिड। तो यहां पे देखिएगा, तो एसिटिक अम्ल आपकी अगली हेडिंग है, एसिटिक अम्ल या फिर एथेनोइक एसिड। ठीक है, एथेनोइक एसिड, इसे ही सिरके का अम्ल कहा जाता है, तो यह भी याद रखें, इसे ही सिरके का अम्ल कहा जाता है। ठीक है, प्रयोगशाला में इसका संश्लेषण किसने किया था? नाम आपको पता होगा, कोल्बे ने किया था। ठीक है, किसने किया था? कोल्बे ने। सर्वप्रथम इसका पृथक्करण किसने किया था? स्टाहल ने किया था, स्टाहल ने किया था। ठीक है, तो यह बातें याद रखिएगा कुछ। अब यहां पे देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले इसके बारे में सामान्य जानकारी जो है, तो इसका अणुसूत्र क्या होता है? अणुसूत्र के बारे में बात करें तो सबसे पहले अणुसूत्र लिखेंगे तो क्या होता है बताइए? CH3COOH होता है इसका अणुसूत्र। अणुभार कितना होता है? तो आप लोग सभी भारों को जोड़कर लिख लेंगे, तो यहां पे कार्बन 2 बार है, तो कार्बन का अणुभार कितना होता है? 12, 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24। और हाइड्रोजन 4 है, तो 4 एक कम 4। और ऑक्सीजन कितना है? 2 बार है, तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। जोड़ लेंगे 4 4 8 2 10 के 0 हो गया, 3 2 5 1 6 हो जाएगा, तो 60 लिख लेंगे। ठीक है, 60 एटॉमिक मास यूनिट। तो 60 ये mu लिख सकते हैं या केवल U लिख सकते हैं। तो अणुभार हो गया इसका। और इसके बाद इसका संरचना सूत्र, तो आप लोग पहले से जान रहे हैं संरचना सूत्र, यहां पे मैं फिर से बना देता हूं। इसका संरचना सूत्र क्या है? तो संरचना सूत्र या संरचना बना सकते हैं, संरचना सीधे लिख सकते हैं। तो संरचना क्या हो जाएगी? देखिए, तो 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन इसके साथ, और इसके बाद फिर कार्बन लगा लीजिए, फिर क्या है? COOH है, यानी कि ओइक अम्ल है। तो यहां पे यह हो गया इस तरह से संरचना इसकी। ठीक है, इस तरह से यह संरचना हो गई। अब हमें बात करना है निर्माण की। तो निर्माण की विधियां 2 यहां पर हम लिखवा देते हैं, जिसमें आपको जो सुटेबल लगे आप कर लीजिएगा। ठीक है, मुझे यह सामान्य जानकारी हटानी पड़ेगी, फिर आपको यहां पे लिखना पड़ेगा, दोनों विधियां लिखनी है। तो ठीक है, इसे एक बार देख लीजिए, फिर मैं मिटा देता हूं। तो देखिएगा, यहां पे निर्माण के लिए प्रथम विधि जो आपको सही लगे आप वो याद कर लीजिएगा, एक तैयार कर लीजिएगा, परीक्षा में एक ही लिखनी है। ठीक है, निर्माण, तो यहां पे हम लिखते हैं प्रथम विधि।
तो प्रथम विधि, ठीक है। देखिएगा, तो प्रथम विधि में क्या कर सकते हैं, यह बताई गई है आपको। जब मैंने कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण पढ़ाया था तो ऑक्सीकरण में बताया था कि सामान्यतः एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड प्राप्त होता है और एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से ओइक अम्ल प्राप्त होता है। तो आप यहां पर प्रथम विधि में वहीं से ला सकते हैं और वहां पे एथेनोइक अम्ल बना भी था, ठीक है। तो पहली विधि में आप यह लिख सकते हैं, तो पहली विधि में क्या लिख सकते हैं, देखिए लिख सकते हैं एथिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा क्या प्राप्त किया जाता है, तो हम कह सकते हैं एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। अब देखिए यह दो चरणों में होता है ना, तो एसिटिक अम्ल जो होता है, एसिटिक अम्ल प्राप्त करने के लिए एथिल अल्कोहल से जब ऑक्सीकरण होगा तो 2 बार होगा। देखिए कैसे कैसे होगा, तो इसकी रासायनिक अभिक्रिया देख लीजिए। तो यहाँ पे तो C2H5OH, C2H5OH इसका ऑक्सीकरण कराना है तो क्या आएगा, KMnO4, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए इस रासायनिक अभिक्रिया को मैंने पहले भी बताया है कि 2 रूपों में लिख सकते हैं। तो इस तरह से एक दूसरा रूप यह वाला है CH3CH2OH, ठीक है। यहाँ पे यह रूप लिखिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ से सबसे पहले जब किण्वन कराएंगे, मतलब किण्वन नहीं सॉरी, यहाँ पे कराना है आपको क्या, यहाँ पे ऑक्सीकरण कराना है किसका, एथिल एल्कोहल का। तो KMnO4 ऑक्सीजन को देगा तो बाद में यह ग्रहण करेगा, लेकिन उससे पहले यहाँ से H2O निकल जाएगा। तो H2O निकल जाएगा तो H2O को अलग कर लीजिए, H2O अलग हो गया, ठीक है। अब देखिए बचा हुआ है CH3C और क्या बचा हुआ है, C बचा हुआ है, यहां बचा हुआ है H, H2O तो गायब हो गया, H बचा हुआ है और यहां से O यहां चिपक जाएगा तो CHO हो जाएगा, यह बन गया एल्डिहाइड। तो यहां से देखिए एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से हमें अभी एल्डिहाइड प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, तो यह एथेनॉल प्राप्त हुआ है। अब हमें एथेनोइक प्राप्त करना है, तो एथेनॉल से बना एथेनोइक, एथेनॉल से बना एथेनॉल, एथेनॉल से बना एथेनॉल, अब एथेनॉल से बनेगा एथेनोइक इसके ऑक्सीकरण द्वारा, तो देखिए तो लिखेंगे CH3CHO। अब इसका ऑक्सीकरण कराएंगे यहीं पर KMnO4, क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होगा इसका, या फिर अम्लीय K2Cr2O7 कर सकते हैं, ठीक है, या क्षारीय KMnO4। तो हमने क्षारीय KMnO4 ले लिया है, आप यहां पे लिख भी सकते हैं क्षारीय KMnO4, ठीक। अब यहां पर इसका ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्या होता है, CH3C, यह O बीच में आ जाएगा, एक यहां से मिलेगा, यह भी बीच में आ जाएगा और यह बन जाएगा COOH और इसे क्या कहेंगे, मेथनोइक अम्ल, एथेनोइक एसिड या अम्ल, ठीक है। इस प्रकार से पहली विधि में हमने कैसे देखा, एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा किसका निर्माण होता है, एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। दूसरी विधि भी देख लीजिए, द्वितीय विधि में कैसे करेंगे, तो आप लिख सकते हैं द्वितीय विधि में एथिल एसीटेट के, नाम सुनिएगा, एथिल एसीटेट। अब एथिल एसीटेट का फार्मूला याद होना चाहिए। एथिल एसीटेट का फार्मूला मैं कोष्टक में लिख देता हूं, CH3COOC2H5, यह होता है एथिल एसीटेट के जलीय अपघटन द्वारा, आगे लिख सकते हैं जलीय अपघटन द्वारा एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। एथिल एसीटेट के जलीय अपघटन द्वारा एसिटिक अम्ल या फिर एथेनोइक एसिड प्राप्त होती है, ठीक है, लिख सकते हैं। तो यहां पे मैं करा के देखता हूं, दिखाता हूं आपको। तो यहां पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, एथिल एसीटेट C2CH3, इसके बाद कौन है COOC2H5 प्लस जलीय अपघटन कराना है तो जल आएगा। अब बनेगा क्या, बाद की बात है। जो एथिल एसीटेट होता है इसमें 2 आयन है, एक CH3COO निगेटिव आयन है और एक C2H5 प्लस आयन है। और यहाँ पे भी 2 आयन है जल में, आपको पता है कि एक होता है OH माइनस आयन
और एक होता है H प्लस आयन। तो माइनस जो प्लस वाला हुआ है माइनस वाले से जुड़ जाएगा, और जो माइनस वाला है वह किससे जुड़ जाएगा, प्लस वाले से जुड़ जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या बन गया, CH3COOH बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा CH3COOH, ठीक है। आगे क्या बन जाएगा, C2H5OH बन जाएगा। अब यहां से आप यह भी लिख सकते हैं एथिल अल्कोहल के निर्माण की विधि यही हो जाएगी यहां से, ठीक है। तो C2H5OH, तो आप यह एथिल अल्कोहल के भी निर्माण में कर सकते हैं, कह सकते हैं एथिल एसीटेट के जलीय अपघटन द्वारा एसिटिक एथेनॉल प्राप्त होता है, या फिर कह सकते हैं क्या प्राप्त होता है, एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। तो आप यह उसमें भी शामिल कर सकते हैं, यानी एथिल अल्कोहल के लिए भी और एसिटिक अम्ल के लिए। तो द्वितीय विधि दोनों में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, प्रथम विधि क्या है, एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। तो हमने देखा 2 स्टेप करना पड़ेगा हमको, तो CH3CH2OH लिखना पड़ेगा, क्षारीय MnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगा, एथेनॉल बनेगा। एथेनॉल का ऑक्सीकरण कराएंगे तो एथेनोइक अम्ल बनेगा, ठीक है। द्वितीय विधि में क्या किया है, तो एथिल एसीटेट के जलीय अपघटन द्वारा हमें क्या प्राप्त हुआ है, तो एथेनोइक अम्ल प्राप्त हुआ है। तो यह निर्माण की विधि है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो अब आइए बात करते हैं उसके भौतिक गुणधर्मों के बारे में, फिर बात करेंगे रासायनिक गुणधर्मों के बारे में, ठीक है। तो देखिएगा यहां पे, तो हमें बात करनी है एसिटिक अम्ल के कौन से गुणधर्म, तो भौतिक गुणधर्म। देखिए, तो देखिएगा एसिटिक अम्ल के भौतिक गुणधर्म, ठीक है। तो पहली बात तो एसिटिक अम्ल है, अम्ल के जितने भी रासायनिक गुणधर्म थे यहां शामिल कर लीजिए, ठीक है। तो स्वाद इसका कैसा होगा, ठीक, एसिटिक अम्ल है तो स्वाद कैसा होगा, तो स्वाद इसका होता है खट्टा। स्वाद में कैसा होगा, खट्टा होगा, क्योंकि यह अम्ल है। तो और क्या होगा, इसकी प्रकृति क्या होगी, तो अम्लों की प्रकृति कैसी होती है बताइए, संक्षारक प्रकृति का होगा। कैसा होगा, संक्षारक प्रकृति का होगा। और इसका रंग कैसा होता है, तो यह जान लीजिए यह रंगहीन होता है। कैसा होता है, रंगहीन होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं, एक आखिरी, यह जल से भारी होता है। जल से भारी होता है व जल में विलेय होता है। जल में विलेय होता है, ठीक है। जल से भारी होता है, जल में विलेय होता है, यह नोट कर लीजिए जल्दी से। फिर हम बात कर लेते हैं रासायनिक गुणधर्मों के बारे में, ठीक है। तो आइए बात कर लेते हैं अब रासायनिक गुणधर्मों के बारे में। तो जो अम्लों में रासायनिक गुणधर्म पड़े थे, यहां पर वही गुणधर्म यहां पर भी शामिल हो जाएंगे, ठीक है। धातुओं से क्रिया, धातु ऑक्साइडों से क्रिया, धातु कार्बोनेटों से क्रिया, ठीक है। तो वही सब क्रियाएं यहां शामिल हो जाएंगी। तो यहां पे देखेंगे एसिटिक अम्ल के रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म। तो चलिए बात करते हैं रासायनिक गुणधर्मों की। तो सबसे पहला आप लिखेंगे रासायनिक गुणधर्म, धातुओं से क्रिया। अब मैं केवल रासायनिक गुणधर्म की क्रिया लिखूंगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने अम्लों में विधिवत लिखवाया था, अम्ल वाले अम्ल क्षारक और लवण नामक चैप्टर में अम्लों के रासायनिक गुणधर्म विधिवत लिखवाया है। तो आप वहां से देख सकते हैं एक बार। तो यहाँ पे एसिटिक अम्ल एक अम्ल है, तो यहाँ पे आप केवल मैं डायरेक्ट अब क्रिया लिख रहा हूं। देखिए, धातुओं से क्रिया, धातुओं से क्रिया। तो आप बताइए, धातुओं से जब यह अम्ल क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, तो लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो क्रिया लिखते हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे CH3COOH, और यहाँ पे धातु मान लेते हैं सोडियम। तो सोडियम से क्रिया कराएंगे तो Na यहाँ पहुंच जाएगा, H2 गैस बाहर निकल जाएगी। तो CH3COONA प्लस क्या बन जाएगा, H2 गैस। इसे कहते हैं सोडियम एसीटेट। यह लवण का नाम क्या है, सोडियम एसीटेट, ठीक है। यह है सोडियम एसीटेट। आगे देखिए, दूसरी क्रिया करा लीजिए। तो इसकी क्रिया धातु ऑक्साइडों से, तो एसिटिक अम्ल की क्रिया धातु ऑक्साइडों से क्रिया, धातु ऑक्साइडों से क्रिया। जब धातु ऑक्साइडों से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, अब बताइए। तो हाइड्रोजन गैस नहीं यहां पे बनती है, तो क्या बन जाता है बताइएगा, H2O, ठीक है। अब यहां देखिए,
तो CH3COOH, और यहां सोडियम हम लेते हैं ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड बना लेते हैं, सोडियम ऑक्साइड ले लेते हैं। तो यहाँ पे सोडियम तो यहाँ जाएगा, H हटेगा, H और ऑक्सीजन मिलकर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं क्या बना लेंगे, H2O जल बना लेंगे। तो यहाँ पे यह क्रिया विधवत अम्ल और क्षारक नामक चैप्टर में समझाई गई है, तो वहां से एक बार आप जरूर देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा CH3COO Na हो जाएगा, और H ऑक्सीजन से मिलकर क्रिया करके क्या बना लेगा, H2O, क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। अगली क्रिया धातु ऑक्साइड हो गया, धातु कार्बोनेटों के साथ बना लीजिए। ठीक है, तो धातु कार्बोनेटों से क्रिया, धातु कार्बोनेटों से क्रिया, तो यहां पे क्रिया कराते हैं तो बनेगा क्या, CH3COOH, और यह बन जाएगा धातु कार्बोनेट, सोडियम वाला ही ले लेते हैं, Na2CO3, और इसकी क्रिया कराएंगे। अब बताइए, जब भी कार्बोनेट होते हैं तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, तो यह बनता था क्या, तो पहले तो यही बनेगा CH3, अब यहाँ सोडियम है, सोडियम H को हटाएगा यहाँ से, तो ठीक है, तो CH3COO Na, फिर सोडियम एसीटेट बना, क्या बना, सोडियम एसीटेट। तो हर जगह सोडियम एसीटेट बना है। अगर ये मैं पोटेशियम ऑक्साइड लेता तो यहाँ पोटेशियम एसीटेट बनता, पोटेशियम कार्बोनेट लेता तो पोटेशियम एसीटेट बनता, और यहाँ पे यह H और ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेंगे, तो H2O बना लेंगे, और यहाँ पे कार्बोनेट था तो CO2 गैस जरूर निकलेगी, तो यह हो जाएगा। ठीक है, अगली अब क्रिया है धातु बाई कार्बोनेटों से, धातु बाई कार्बोनेटों से क्रिया, सेम टू सेम रिएक्शन इसमें भी आती है। ठीक है, जो ऊपर दी गई है कार्बोनेटों से क्रिया कराने पर। ठीक, यहां पे देख लीजिए क्या बन जाएगा, तो आप बना सकते, यहां पे आ जाएगा CH3COOH, धातु कार्बोनेट का नाम बोलिए, धातु बाई कार्बोनेट तो NaSCO3 कर लीजिए, आप बदल भी सकते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट, पोटेशियम बाई कार्बोनेट कर लीजिए, कैल्शियम बाई कार्बोनेट कर लीजिए, कोई भी बाई कार्बोनेट लगा लीजिए। ठीक है, यहां पे फिर बनेगा यही CH3, जो ऊपर है वही सब बन जाएगा, पढ़ाया गया है ये सब। ठीक है, तो CH3COO Na बन जाएगा, और प्लस क्या बनेगा, जल ही बनेगा, और प्लस CO2 गैस मुक्त होगी। ठीक, तो यह इतनी रासायनिक अभिक्रियाएं नोट कर लीजिए। एक रासायनिक अभिक्रिया और बची है, एस्टरीकरण। ठीक है, तो उसको इसके बाद बताते हैं। तो इसे आपने उतार लिया होगा। अब आइए पांचवी रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं, जिसका नाम है एस्टरीकरण। ठीक है, एस्टरीकरण, तो एस्टरीकरण कहने का तात्पर्य यही है कि उसमें एस्टर का निर्माण होता है। ठीक है, एस्टर मतलब एसीटेट लवण होते हैं। देखिएगा, तो बना लीजिए पांचवा रासायनिक गुणधर्म एस्टरीकरण। तो क्या होता है एस्टरीकरण, 2 नंबर के लिए टिप्पणी में आता है, तो लिख लीजिए इसको। तो यहां पे क्या होगा, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, इसको लिख लीजिए पहले, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जो एस्टिक अम्ल है यानी कि CH3COOH की क्रिया एथनॉल से यानी एथिल एल्कोहल से C2H5OH से कराने पर एथिल एसीटेट बनता है। एथिल एसीटेट का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं, एस्टरीकरण कहते हैं। इस अभिक्रिया को ही एस्टरीकरण कहते हैं, तथा बने एसीटेट को एस्टर कहते हैं। तो अब देखिए यह समझ में आएगा अभिक्रिया से। तो आपको क्या करना है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करानी है।
किस दोनों की, किन दोनों की, जो जो यौगिक पढ़े हैं, दोनों यही यौगिक जो पढ़े हैं उन्हीं की क्रिया करा देनी है। तो आइए कर लेते हैं अब क्रिया। तो CH3 COOH और किसके साथ करानी है, तो यहाँ पे एथिल अल्कोहल के साथ करानी है, C2H5OH के साथ करानी है, और किसकी उपस्थिति में, तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करानी है। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे पहले यह दो भागों में टूट जाएगा, तो यह बनेगा CH3 COO एसीटेट आयन बन जाएगा, और यह H+ आयन बन जाएगा, इसे एसीटेट आयन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, C2H5, यहाँ पे बन जाएगा C2H5, और यहाँ बन जाएगा यह OH, तो यह बन गया प्लस, यह बन गया माइनस। तो प्लस वाला जुड़ गया किससे, माइनस वाला जुड़ गया यहाँ प्लस से, और यह H+ OH माइनस आयन मिलकर जल बना लेते हैं। तो यह बन गया CH3 COO, और यह बन गया, बच गया एथिल आयन, तो C2H5, और यहां पे बन गया जल। क्या बन गया, जल। तो इसे ही कहते हैं एस्टर, या कहते हैं एथिल एसीटेट। तो एस्टर बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, एस्टरीकरण कहलाती है। तो क्या है एस्टरीकरण, तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्या नाम है, एथेनोइक अम्ल की क्रिया, एथेनोइक अम्ल की क्रिया एथेनॉल से कराने पर एथिल एसीटेट का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को ही एस्टरीकरण कहते हैं तथा बने एसीटेट को एस्टर कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया निम्न स्वरूप यहाँ पे लिखी गई है। तो दोनों जो आपने कार्बनिक यौगिक पढ़े हैं उनकी अभिक्रिया करा दी गई। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में CH3 COO C2H5 बन गया और प्लस H2O बन गया, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसे भी। तो आइए अब बात कर लेते हैं इसके उपयोग की। तो एस्टिक अम्ल के उपयोग, ठीक है। तो देखिएगा उपयोग, तो कभी कभी पूछ देता है कि दो उपयोग लिखिए, तो दो उपयोग हम लोग 3-4 जान लेते हैं, ठीक ठीक जो रहे, ठीक। तो एस्टिक अम्ल के उपयोग तो लिखिएगा आप। उपयोग में सबसे पहला यह, तो सिरके के रूप में किया जाता है अचार बनाने में। तो सबसे पहला यही लिख लीजिए, सिरके के रूप में अचार बनाने में, सिरके के रूप में, ठीक है, सिरके के रूप में अचार बनाने में, सिरके के रूप में अचार बनाने में। और जो इसका लवण होता है ना, यह देखिए अम्ल है, जब भी धातुओं से क्रिया करेगा तो लवण बना लेगा, ऑक्साइडों से क्रिया करेगा तभी लवण बनाएगा, तो ज्यादातर यह लवण का निर्माण करता है। तो इसके लवण का प्रयोग औषधियां बनाने में किया जाता है। तो लिखेंगे इसके लवण का प्रयोग, इसके लवण का प्रयोग औषधियां बनाने में किया जाता है, औषधियां बनाने में किया जाता है, ठीक है। अगला लिख सकते हैं रंग उद्योग में, ठीक है, पेंट वाले उद्योग में, रंग उद्योग में। और लिख सकते हैं रेशम उद्योग में, ठीक है। और भी लिख सकते हैं कागज उद्योग में, कागज उद्योग में। अब बाकी आदि लगा लीजिए, ठीक है। तो क्या लगा लीजिए, आदि। कई जगह पर किया जाता है, तो यहां पर कुछ मुख्य हैं, तो इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। तो इस चैप्टर में हमने जो यह आज की जो हेडिंग देखी है वह है एथिल अल्कोहल और एस्टिक अम्ल। तो हमने इनका देखा निर्माण कैसे होता है, हमने इनका देखा भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म क्या है, और क्या देखा, तो हमने देख लिया इनका उपयोग क्या होता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके बाद साबुन और अपमार्जक के साथ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।